नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी एक्सपीरियंस वनडे एग्जामिनेशन का, खास करके बीपीएससी टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं, वह सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए जो वीडियो मैंने दिया है, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होगा टीचर का, जो वैकेंसी लाखों की संख्या तादाद में जो बिहार सर गवर्नमेंट देने जा रही है, आपका उसमें सफलता सुनिश्चित हो सके, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं। और एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सभी वीडियो आप देखिए ताकि आपका एग्जाम सफल हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? निम्न में से भारत जो है किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? तो इसमें से देखना पड़ेगा, आसियान का हिस्सा है? तो आसियान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्लियर? तीसरा, नाफ्टा, नाफ्टा का हिस्सा है? नाफ्टा जो है, नाफ्टा का हिस्सा भी नहीं है। तीसरा है साफ्टा, साफ्टा का हिस्सा है? तो बिल्कुल जो है साफ्टा का हिस्सा है। तो कह रहा है किस भारत जो है किस प्रादेशिक समूह का हिस्सा है? तो साफ्टा का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं कि साफ्टा में कौन कौन है। साफ्टा में SAF, साफ्टा TA। क्लियर? साफ्टा जो है ये एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है। एग्रीमेंट ऑन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया होता है। क्लियर? साफ्टा का जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एवं भारत, ये साफ्टा का सदस्य है। क्लियर? आसियान का सदस्य देख लेते हैं कौन कौन है। आसियान में जो सदस्य देश है, ब्रुनोई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है और फिलीपींस है। आसियान में भारत नहीं आया। क्लियर? अब नाफ्टा की बात करेंगे। अभी जो हम बता रहे थे कि नाफ्टा में नहीं है, आसियान में हम बता दिए। तो नाफ्टा के बारे में देखते हैं। इसको नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं नाफ्टा को। सदस्य देश जो है इसमें अमेरिका है, कनाडा है एवं मैक्सिको है। सदस्य जो देश है नाफ्टा में वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है। क्लियर? तो ये सभी जो है आप क्लियरली रूप से याद रखिएगा ताकि एक एक जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम की सफलता तक पहुंचाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटरडम पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप एग्जामिनिंग कैंडिडेट हैं, एक एक क्वेश्चन पर आप गौरपूर्वक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन बात जो हम बोलेंगे उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि एक एक लाइन आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाता है दोस्तों। रॉटरडम पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? रॉटरडम जो है ये आंत्रपो पत्तन है। क्या है ये? आंत्रपो पत्तन है। आंसर बी हो जाएगा। रॉटरडम जो है आंत्रपो पत्तन है। क्लियर? आंत्रपो पत्तन के एकत्रण केंद्र है। आंत्रपो पत्तन जो है वे एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। आंत्रपो पत्तन उसको कहते हैं जहां पर क्या करते हैं, एकत्रण किया जाता है। वो एकत्रण का काम करता है, यानी एकत्रित किया जाता है। विभिन्न देशों का जो माल होता है निर्यात करने के लिए वो उस पोर्ट पर लाया जाता है, उस पत्तन पर लाया जाता है। जैसे सिंगापुर, एशिया का ये जो है क्या है, आंत्रपो पत्तन है सिंगापुर। जैसे सिंगापुर से क्या होता है, जहां जहां अगर माल बेचना रहता है तो सभी को जो है सिंगापुर पोर्ट पर लाया जाता है और वहां से जो है क्या करते हैं, एशिया में माल को भेजा जाता है। क्लियर? तो इसीलिए एशिया का जो आंत्रपो पत्तन है वो सिंगापुर है। दूसरी ओर रॉटरडम की बात हम लोग कर रहे थे। रॉटरडम जो है ये यूरोप के लिए आंत्रपो पत्तन कहलाता है। रॉटरडम जो है यूरोप के लिए आंत्रपो पत्तन कहलाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जितना भी माल होता है भेजना रहता है तो निर्यात करने के लिए वहां से क्या करता है, सभी जगह को भेजा जाता है। क्लियर? उसी तरह कोपेनहेगन का नाम सुने होंगे। कोपेनहेगन पत्तन जो है
ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए है। ये क्या है? बाल्टिक क्षेत्र में अगर माल को सप्लाई करना रहता है, निर्यात करना रहता है, तो सभी माल को क्या करते हैं? निर्यात करने के लिए इस पोर्ट पर लाया जाता है और यहीं से निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से जो है 3 गो जो है हम पत्तन का नाम बताए, रॉटरडम, दूसरा सिंगापुर और तीसरा जो है कोपेनहेगन। ये 3 प्रकार के जो पत्तन, हम 3 पत्तन जो नाम बताए, ये आंत्रपो पत्तन का उदाहरण है, जहाँ से जो है विदेशों में जो है माल सप्लाई करते हैं। क्लियर? जहाँ से कई देशों का जो लोग है यहाँ पर माल निर्यात करने के लिए लाया जाता है, एकत्रित किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से अब क्लियर हो गए होंगे। इसको आंत्रपो पत्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ब्लॉक किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट ब्लॉक किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट ब्लॉक जो है ये आल्प्स पर्वत की, किसका है? आल्प्स पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक। जिस प्रकार से हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट है। उसी प्रकार आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लॉक है। क्लियर? तो आल्प्स पर्वतमाला जो है ये यूरोप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। आल्प्स पर्वतमाला कहाँ है? ये यूरोप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। ये युवा मोड़दार बलित पर्वत है। यह जो आल्प्स पर्वत है ये युवा मोड़दार बलित पर्वत है। क्लियर? इन पर्वतों का निर्माण जो है उसी युग में हुआ था जब अफ्रीका के एटलस पर्वत तथा उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ था। कहता है कि आल्प्स पर्वत का जो निर्माण हुआ था उसी समय हुआ था जब अफ्रीका के एटलस पर्वत का निर्माण हुआ था और उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ था। क्लियर? इनका विस्तार जो है किसका? आल्प्स पर्वत की बात कर रहे हैं। इसका विस्तार जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर के पूर्व में कैस्पियन सागर तक फैला है। आल्प्स पर्वत का विस्तार कहाँ है? पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर के पूर्व में कैस्पियन सागर तक है। यहाँ से आगे इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जो है कैस्पियन सागर से आगे बढ़ करके कहाँ तक विस्तार है इसका? एशिया में भी इसका विस्तार आल्प्स पर्वत का मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंता के 29 गुफाओं में से किस गुफा संख्या का संबंध गुप्त काल से है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही कारण है कि एग्जाम में जो है आप यूनिक क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन पढ़े एग्जाम मॉडल तैयार क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, क्योंकि पढ़ने वाला तो बहुत है और इसी तरह वीडियो भी आपको लाखों करोड़ों में वीडियो देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन जो मैंने वीडियो जो दे रहा हूँ वह वीडियो जो है आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर गहन अध्ययन करके आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के 29 गुफाओं में से किस गुफा संख्या का संबंध गुप्त काल से है? देखिए गुप्त काल से जो संबंधित है वो गुफा संख्या है 16 एवं 17 है दोस्तों। 16 एवं 17 है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज कौन बन गई है? तो मनु भाकर बना है दोस्तों। मनु भाकर जो है ये पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाज बन गई है मनु भाकर, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती है। कौन सा मेडल जीती है? ब्रॉन्ज मेडल जीती है। बहुत ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम होने जा रहा है उसमें यह क्वेश्चन सुनिश्चित है कि आपको पूछा जाएगा, इसलिए यह ध्यान में जरूर रखिएगा। अब तक निशानेबाजी प्रदर्शन में जो है भारतीयों को जो प्रदर्शन रहा है ये 5वां मेडल है जो कि मनु भाकर लिया है। एक एक करके हम सबको क्लियर बताते हैं। पहला जो लिया था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिया था, जो कि एथेंस ओलंपिक 2004 में लिया था दोस्तों, जो कि रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? एथेंस ओलंपिक 2004 में रजत पदक जीता था, राज्यवर्धन सिंह राठौर जीता था। क्लियर हो गया होगा। पहला ये ओलंपिक में जो था ये कोई भी मेडल था, जो कि 2004 के
एथेंस ओलंपिक में रजत मेडल था, जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। क्लियर। दूसरा मेडल जो लाया था, दूसरा व्यक्ति थे वो अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा का नाम सुने होंगे। वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। क्यों? क्योंकि अभिनव बिंद्रा ही थे जो कि ओलंपिक में निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता था, और वो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। क्लियर। और तीसरा व्यक्ति थे गगन नारंग। गगन नारंग जो थे, ये लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। गगन नारंग तीसरा व्यक्ति थे जो कि क्या किए थे? कांस्य पदक जीते थे। कहाँ जीते थे? लंदन ओलंपिक 2012 में जीते थे दोस्तों। क्लियर। जबकि चौथा व्यक्ति जो थे विजय कुमार थे, जो कि रजत पदक जीता था। कब? यह भी लंदन 2012 में ही जीता था। लंदन में ओलंपिक चल रहा था 2012 में, उसी समय जो है विजय कुमार रजत पदक जीते थे। तो इस तरह से आप एकदम क्लियर रखिएगा। और पांचवा व्यक्ति जो है मनु भाकर बन गई है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत करके पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है दोस्तों। इसीलिए एक एक क्वेश्चन आपको इतिहास रचने के लिए आपकी सफलता को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया जाता है? कौन सा उपग्रह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया जाता है? तो जुगनू का नाम सुने होंगे। ये जुगनू जो है, ये क्या है? उपग्रह है जो कि भारतीय संस्थान कानपुर द्वारा, जो IIT कानपुर जो है उसी के द्वारा ये संचालित जो है किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन शाकनाशी है? देखिए, कौन शाकनाशी है? इसी को खरपतवार नाशी भी बोला जाता है। कौन खरपतवार नाशी है? खरपतवार नाशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन शाकनाशी है, खरपतवार नाशी है? तो नाम सुने होंगे 2,4-D। 2,4-D का नाम सुने होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस जो नामक उपन्यास है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकत्र करके दिया जा रहा है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्स कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को कभी कभी क्वेश्चन उल्टा के पूछ लेता है कि कौन सा यूनानी लेखक थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स का संज्ञा दिया था? तो यही यूनानी लेखक जस्टिन थे। क्लियर। कौन थे? जस्टिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वो फारुखसियर थे। कौन थे? फारुखसियर थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किस देश ने शुरू किया है? देखिए, मानव रहित प्रणाली सेना है दोस्तों, ये यूक्रेन ने चालू किया है। कौन क्या है? यूक्रेन ने चालू किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम वर्ष में कितने बार सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए, लोकसभा के जो कम से कम सत्र वर्ष में कितने बार बुलाए जाते हैं? तो 2 बार बुलाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? चावल का जो उत्पादन होता है बिहार में सर्वाधिक रूप से कौन सा जिला करता है? तो वो रोहतास करता है। कौन करता है? रोहतास करता है। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद का है, जबकि तीसरे स्थान पर कैमूर आता है। जब सबसे कम जो चावल उत्पादन करता है वो मधुबनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लुई 14वां के शासनकाल में स्थापित हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के सूची में, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम की सफलता तक पहुंचाता है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यानपूर्वक से गौर से देखिए और पढ़िए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे बनाया गया है? भारत का जो पहला साहित्यिक शहर बनाया गया है वो कोझिकोड है। कौन है? कोझिकोड है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। भारत में अब तक वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है? भारत में वर्तमान में जो अब तक रामसर साइट है वो 82 है। और ये नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है ये बिहार के जमुई जिला में है दोस्तों। कहाँ है? जमुई जिला में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो अनुपम झील का नाम सुने होंगे आप। अनुपम झील कैमूर जिला में है। कहाँ है? कैमूर जिला में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन बने हैं? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सम्मानित किया गया है वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोद गनात्रा थे। कौन है? विनोद गनात्रा ये प्रथम भारतीय व्यक्ति बने हैं। क्लियर। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो प्रथम भारतीय बन गए हैं। कौन बने हैं? विनोद गनात्रा बने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी दोस्तों। कितनी थी? 8 थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? तो गुरु जल का जो है बहुत बार हमने आपको डिटेल्स बताया है, आप खुद इसका आंसर ढूंढिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो गुरु जल क्या है आप कमेंट करके आंसर देखिएगा और ताकि पढ़ने में आपको जो है एक ललक जग सके। जब तक कि आपकी लगनता जो है, आपकी लगन जो है, कर्मशीलता जो है आपकी पढ़ाई पर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी एग्जाम की सफलता तक दूर दूर तक नहीं नजर आता है दोस्तों। इसलिए आप पढ़ाई में इस तरह आप निभोर हो जाइए ताकि पढ़ाई के सिवा और कुछ न दिखे, क्योंकि समाज यही समाज है जो कि आज के समाज में आपको जीने का एक नया तरीका सिखाता है। उस नए तरीका में आपको जीना है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपको अच्छा कह रहा है कल वह व्यक्ति जो है खराब भी कहने लगता है। इसलिए समाज को देखिए और अपनी भविष्य को उज्जवल भविष्य में बदलने की प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशिया कप 2024 हाल ही में संपन्न हुआ। महिला एशिया कप जो 2024 में संपन्न हुआ है उसमें विजेता टीम कौन रहा? तो विजेता टीम जो है श्रीलंका रहा है दोस्तों। कौन रहा है? श्रीलंका रहा है। भारत को हरा करके श्रीलंका जो है क्या है मैच अपने नाम किया 2024 का। और एशिया कप जो है महिला T20 एशिया कप ये पहली बार जो है श्रीलंका जीता है। क्लियर हो गया होगा। महिला एशिया कप श्रीलंका जो है पहली बार जीता है। अब तक जो है महिला एशिया कप जो है कितने बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है दोस्तों, जिसमें से 7 बार जो है भारत जीता है। 7 बार भारत जीता है, जबकि 2 बार जो है भारत को हार का सामना करा है। 9वां बार फाइनल में गया है।
ये ध्यान रखिएगा। एशिया जो महिला कप होती है उसमें 9 बार हुआ है, जिसमें से 9 बार जो है भारत फाइनल खेला है, लेकिन दो में हार का सामना करना पड़ा है। पहला जो हार का सामना करना पड़ा था वो 2018 में करना पड़ा था, जो कि बांग्लादेश हरा दिया था भारत को, और 2024 में श्रीलंका हरा दिया है किसको, भारत को। क्लियर। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हो जाता है, और ये दोनों बात याद रखिएगा। 2018 में बांग्लादेश भारत को हरा करके पहली बार जो एशिया कप जीता था, और दूसरी बार जो है 2024 की चर्चा में श्रीलंका जो है भारत को हरा करके पहली बार एशिया कप जो है अपने नाम किया है। क्लियर। तो 9 बार में 7 बार भारत जीता है, और 2 बार, एक बार बांग्लादेश, एक बार श्रीलंका जीत लिया है। क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल में जो है मैन ऑफ द जो मैच मिला है वो हर्षिता समर विक्रमा को माधवी को मिला है। हर्षिता माधवी समर विक्रमा, उसी का नाम है, मैन ऑफ द मैच मिला है। जबकि मैन ऑफ द सीरीज की चर्चा किया जाए तो चमारी अट्टापट्टू को मिला है। क्लियर। आयोजन स्थल जो था कहाँ पर था, ये श्रीलंका में ही खेला गया था, रंगगिरी दामबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेर खान के पिता हसन खान जागीरदार थे। शेर खान के जो पिता थे हसन खान, वो जागीरदार थे। कहाँ के थे, तो सासाराम के थे। कहाँ के थे, सासाराम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। तो कहता है कि उसका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो उत्तर में जब जाइएगा, सबसे उत्तर में बृहद हिमालय पड़ता है। ऊपर में सबसे ऊपर जो है कौन है, बृहद हिमालय है। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो मध्य हिमालय पड़ता है, और सबसे नीचे जो आइएगा तो शिवालिक पड़ता है। क्लियर। तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। सबसे ऊपर में कौन है, बृहद हिमालय है। उसके नीचे कौन है, मध्य हिमालय है। उसके नीचे कौन है, तो शिवालिक है। क्लियर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे। उत्तर ऊपर में है, दक्षिण नीचे की ओर है। क्लियर। उत्तर में बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो दक्षिण में है वो शिवालिक पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, किसका है, कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा जो है ये कवक और पौधों के मध्य जो है सहजीवी संबंध बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए, कवक कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक और पौधों के, ये कवक है, कवक और पौधों के मध्य जो है सहजीवी संबंध दर्शाता है ये माइकोराइजा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंश के शासक कौन थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंश का जो शासक था वो इंद्रयुम्न पाल थे। कौन थे, इंद्रयुम्न पाल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th में हम लोग पढ़ते भी थे क्या पढ़ते थे, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की अभिक्रिया कराते थे तो क्या बनता था, एसिटिलीन गैस बनता था। और वही एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल हम लोग करने के लिए सीख रहे हैं। क्या करने के लिए सीख रहे हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से लाते हैं, और गैस को क्या करते हैं, आम के बोरी में या केला के बोरी में जिसमें डाल देते हैं। वो क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटिलीन गैस में परिवर्तित होता है। एसिटिलीन गैस बनता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, फल पक जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या
कहता है कि ये जून 2024 की चर्चा कर रहा है। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ये क्या कर लीजिएगा, 100वां पूर्ण सदस्य बना है। तो 100वां पूर्ण सदस्य जो बन गया है ये पराग्वे बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, और एक एक वीडियो जो है आपको एग्जाम तक लेके जाएगा दोस्तों। और एग्जाम की सफलता ही आपके समाज की सफलता है, और आपके समाज की सफलता ही आपके राज्य की सफलता है, आपके राज्य की सफलता ही देश की सफलता है दोस्तों। इसलिए आप अपने देश के लिए आप अपना भागीदारी जरूर निभाने का कार्य करें। तो इसी क्रम में एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ये कहता है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अकबर के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। क्लियर? तो अब हमको इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो होगा आपके एग्जाम की सफलता के लिए लाया जाएगा, और एग्जाम की सफलता में 4 चांद लगे, यही कारण से मैं वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।